तो इस वक्त की बिहार की स्थिति वहीं की वहीं टिकी हुई है। 132 पर एनडीए, 101 पर महागठबंधन। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें, और यहां आपको बीजेपी कार्यकर्ता काफी जोश उत्साह में पहुंचे हुए दिखाई दे रहे होंगे। अमूमन चुनाव की काउंटिंग के दिन जब नतीजे आने होते हैं उस रोज काफी हलचल होती है बीजेपी मुख्यालय पर, लेकिन इस वक्त की जो तस्वीरें हैं वो कहीं ऐसा आभास भी दे रही हैं कि यहां पर पार्टी के सीनियर लीडर क्या चुनाव के नतीजों की घोषणा के बाद आ सकते हैं, या अभी जो ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं जिसमें एनडीए की सरकार बनने के आसार दिखते हैं, क्या उस सूरत में बड़े नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम जो टॉप लीडरशिप है वो आज बीजेपी मुख्यालय आएगी जब कोई बड़ा चुनाव? लेकिन जब भी बीजेपी जीतती है, एनडीए जीतता है, तो हमने जरूर देखा है कि प्रधानमंत्री भी आते हैं बीजेपी मुख्यालय में। आज क्या ऐसी कोई तस्वीरें हमें देखने को मिल सकती हैं संबित जी? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि रिजल्ट्स अभी देर तक आएंगे और अभी रिजल्ट कंसोलिडेट नहीं हुए हैं। दूसरी बात है, मुझे इस विषय को लेकर अनभिज्ञता है। आप भी देखते होंगे, आपने अभी कहा कि अमूमन पार्टी ऑफिस में बहुत भीड़ रहती है जब भी कोई नेशनल चुनाव होता है, मगर आज आप देखेंगे अधिकांश जो प्रवक्ता हैं वो अपने अपने घरों से कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। दिल्ली में कोरोना के केसेस बहुत बढ़े हुए हैं, 8000 केस प्रतिदिन आया हुआ है। तो ऐसे में किस प्रकार की रणनीति पार्टी करती है, मुझे लगता है अभी इंतजार करके देखना पड़ेगा। और जब तक रिजल्ट कंसोलिडेट नहीं होता है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकता हूं। पार्टी इस पे जो निर्णय लेगी वो स्वाभाविक रूप से आप तक पहुंचेगा। देवेंद्र, हालांकि तस्वीरें तो ये बता रही है कि वहां पर लाइट्स लगनी शुरू हो गई हैं, यानी रात की तैयारी पूरी हो गई है। और निश्चित तौर पर अगर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें तो वो ज़रूर ये चाहेंगे कि इस विक्ट्री के बाद वो अपना एक संबोधन दें, क्योंकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद ये पहला चुनाव था और मुश्किल चुनाव माना जा रहा था। तो निश्चित तौर पर उन्होंने बहुत ज़्यादा कैंपेन भी किया वहाँ पे, तो निश्चित तौर पर वो ज़रूर हो सकता है कि ये चाहें कि वो एक संबोधन दें, लेकिन निर्भर करेगा इस बात पर कि तस्वीर पूरे तरीके से कैसे स्पष्ट हो जाती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर मामला 50-50 या 60-40 का दिखे और तब आके वो कुछ बयान दे दें और फिर एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़े। तो निश्चित तौर पर बहुत फूक फूक कर कदम रख रही है बीजेपी, जैसा कि संबित जी के बयान में साफ दिख रहा है। बहुत बड़ी बात है। देखें, पार्टी प्रवक्ता हैं और आमतौर पर चुनाव में अगर कोई भी गठबंधन आगे चल रहा होता है तो बहुत सहर्ष स्वीकार करते हैं, और बल्कि 1 के 4 बताए जाते हैं कि हम जीत रहे हैं, हम जीत चुके हैं। लेकिन बीजेपी के नेताओं का भी, संबित जी लाइव बैठे हैं, उनका भी ये कहना कि वो भी इंतजार करना चाहते हैं। ये साफ है कि इसका मतलब अभी गिनती में बहुत कुछ होना बाकी है। अब हमारे लिए दिलचस्पी की बात केवल इतनी है कि क्या वो इतना भी हो सकता है कि एक नतीजे रिवर्स हो जाएं? केसी त्यागी साहब, मान लें अभी 50-55% वोट अगर अभी गिना गया है, तो क्या ये नतीजे पूरी तरीके से पलट भी सकते हैं? मैं केवल संभावना की बात कर रहा हूं। देखिए, पिछले 4 घंटे से मैं चैनल पर ही बैठा हुआ हूं और प्रारंभिक रुझानों को छोड़ दीजिए, अब पिछले 4 घंटे से ये जो नंबर है ये सेट हो गया है, 1-2 आगे या 1-2 पीछे। अराउंड 100 आरजेडी प्लस और एनडीए प्लस 130। अब 1, 2, 3, 4 जो भी इसमें घटत बढ़त होगी वो हो सकती है। तो मेरा जो खुद चुनाव का अनुभव है वो ये है कि ये इसके 2-4 आगे पीछे यहीं पर ये सेट होगा। अच्छा केसी त्यागी जी, अच्छा आप बहुत सारे रिजल्ट भी आने शुरू हो गए। एक छोटी सी जानकारी मैं दे दूं, जैसे सीवान की अगर बात कर लें तो सीवान सीट बीजेपी जीती है, गोरियाकोटी की सीट जो कि सीवान की दूसरी विधानसभा सीट है वहां पे बीजेपी की जीत हुई है, दरौदा की सीट वहां पर बीजेपी की जीत हुई है, जबकि रघुनाथपुर की सीट आरजेडी की जीत हुई है। तो जो सीट डिक्लेयर हो रहे हैं उसमें भी एनडीए आरजेडी आगे चल रही थी, जो सीटें डिक्लेयर हुई आप कह रहे हैं वो भी एनडीए की खाते में, उसमें एनडीए खाते में ज्यादा जा रही है, वो बहुमत में दिख रही है। ये भी एक इशारा जरूर है। निश्चित तौर पर एक तो एक इशारा है, दूसरा ये दिख रहा है कि काउंटिंग कितनी लगभग कंप्लीट हो गई है जी। मतलब कुछ सीटों पर जरूर लटकेगा मामला, लेकिन अधिकांश पे बहुत नजदीक आ गया वहाँ। एक ओवरऑल केसी त्यागी जी, क्योंकि आप वरिष्ठ नेता हैं, आपने तेजस्वी यादव को राजनीति में आते हुए देखा, राजनीति का पाठ पढ़ते हुए देखा और चुनाव प्रचार करते हुए भी देखा। उनकी रैलियों में बहुत ज्यादा भीड़ जो आई वो दिखाई दी, और कई हद तक लोगों के बीच में वो डर का कारण भी बनी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये भीड़ जो है वो वोटों में तब्दील हो जाए। आपको लगता है तेजस्वी यादव ने बढ़िया चुनाव लड़ा? देखिए, मैं बुनियादी तौर पर मूल रूप से परिवारवादी राजनीति के खिलाफ रहा हूं, और ये जो राजकुमार आते हैं राजनीति में अपने माता पिता श्री के आशीर्वाद से, उनका ना तो कोई सैक्रिफाइस होता है, ना उनका कोई अनुभव होता है,
ना उन्होंने सड़कें नापी होती है, ना झंडे उठाए होते हैं। उन्हें ये चीज़ विरासत में मिलती है। अच्छा, एक मैं और स्वीकारता हूँ आपसे कि आरजेडी का एक निश्चित जनाधार है। 15 साल तक लालू जी मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी माताश्री, और 15 साल से नेता प्रतिपक्ष हैं। तो जो सामाजिक समूह सत्ता से बाहर हैं, उनकी जो कसक है सत्ता प्राप्ति की, वो हम लोगों के सामाजिक समूहों से ज़्यादा है। आपने एक चीज़ नोट नहीं करी पूरे चुनाव में, मैं आपको बताता हूँ नई चीज़। क्या तेजस्वी यादव की किसी भी सभा में जनता ने 5 मिनट भी उसके संबोधन को इतनी तल्लीनता के साथ सुना है जैसी तल्लीनता से वो मोदी जी का या नीतीश जी का भाषण सुनते थे? क्या उस राउडी क्राउड में महिलाओं की 1% की भी हिस्सेदारी थी? हाँ, मीटिंग जरूर बड़ी हुई हैं। वो बिहार की बड़ी पार्टी के एक बड़े नेता हैं। जी ठीक है, देवेंद्र कुछ कह रहे हैं। और त्यागी जी, उस समय पहले जब आपकी सौरभ से बात हो रही थी तो आप बता रहे थे कि जेडीयू का जो प्रदर्शन थोड़ा खराब है अपेक्षाकृत, तो इसके पीछे वजह बता रहे थे कि बहुत सारे मीर जाफर थे, जिनमें से एक मीर जाफर का नाम आपने बताया, चिराग पासवान को। मेरा सवाल थोड़ा सा आगे है कि क्या और भी मीर जाफर थे बीजेपी और जेडीयू में एक दूसरे के लिए? क्योंकि बीजेपी के 2-3 सांसदों को तो मैंने सुना कल ये बात करते हुए, उससे मेरी जब बातचीत हो रही थी, नाम मैं नहीं बता सकता, आज वो इस तैयारी में थे कि अगर रिजल्ट एनडीए के विपक्ष में जाता है, खराब होता है, तो वो सारा का सारा ठिकरा नीतीश कुमार के ऊपर फोड़ने वाले थे। तो क्या दोनों ही दलों में एक दूसरे के लिए मीर जाफर थे, जिसके चलते आप लोगों को खामियाजा उठाना पड़ा है? देखिए, मैं अफवाहों पे और सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करता। हमारा विश्वास पर आधारित ये लंबा एसोसिएशन का रिश्ता है, और मैं उन भाजपा के नेताओं से भी मेरा डिसएग्रीमेंट है जिसके झंडे के तले रह कर के उन्होंने हैसियत पाई और आज दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो पार्टी की राजनीतिक प्रतिबद्धता उनकी कुछ नहीं है, नेता से उनका मोह कुछ नहीं है इस संकट की घड़ी में। और भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव जेडीयू से कम महत्वपूर्ण नहीं था। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका, झारखंड और उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी के नतीजे उस तरह के नहीं आए जैसे हम चाह रहे थे। लिहाजा बिहार हार करके जेडीयू को भी नुकसान होना था और बीजेपी को भी नुकसान होना था जी। और आज जो एनडीए की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के हौसले आसमान को छू रहे होंगे। वो कल बंगाल में जाएंगे, परसों और जगह जाएंगे, आसाम में जाएंगे। अगर ये यहाँ पर पराजय होती एनडीए की तो वो बहुत डिमोरलाइजिंग पराजय जेडीयू के लिए भी होती है और बीजेपी के लिए होती है। लेकिन वो जहाँ तय हो जाएगी वी विल सिंक। आनंद नहीं, वो ये त्यागी जी कहना चाहते हैं कि इसमें किसी का हित नहीं था कि बिहार से चुनाव हारते, किसी का वो तो ठीक है पर्सनल हित भी हो तो वो भी समझ में नहीं आता कि पार्टी लगातार कुछ राज्यों में। लेकिन सौरभ जी, सांसद फील्ड में दिखे थे, बीजेपी और जेडीयू के सांसद बाकायदा फील्ड में कैंपेन करते हुए दिखे, एक दूसरे के खिलाफ बोलते हुए दिखे। बस ये था कि ऑन रिकॉर्ड ये जो सेंटिमेंट आपने कुछ लोगों का बताया जिनसे आपकी बात हुई, कुछ बीजेपी के एमपीज का, बहरहाल मैं ये सवाल संबित जी, मैं आ रहा हूं 1 मिनट में आपके पास, ये सवाल मैं लेकर जाना चाहता हूं सुरेंद्र सिंह राजपूत जी के पास। सुरेंद्र जी, देखिए, एक बात तो माननी पड़ेगी, अब ये ट्रेंड्स तो बात सही त्यागी जी ने कहा 3-4 घंटे से ऐसे के ऐसे हैं कम से कम, और इसमें आप चिराग फैक्टर ऐड कीजिए। अगर चिराग पासवान ने जेडीयू को नुकसान ना पहुंचाया होता तो अभी आप एनडीए को कम से कम 150 पर देख रहे होते। तो इतना तय है कि जितना भी प्रचार हुआ कि नीतीश कुमार के खिलाफ लहर है या परिवर्तन चाहिए, ये परिवर्तन शब्द बहुत चलाया इस बार बिहार के चुनाव में, ऐसी कोई परिवर्तन की पिपासा जो है बिहार की जनता में थी नहीं जिसका प्रचार हो रहा था। सौरभ भाई, देखिए, सच बात है कि हम लोग तो चुनाव लड़ रहे थे, हमें तो अपनी ही चीजें दिखाई दे रही थी। ये परिवर्तन की बात, एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, ये तो सारे हमारे मीडिया के मित्र ही कर रहे थे ना।
क्या बात तो कर रहे मैं हैं आज सुरेंद्र की जी? डे- परिवर्तन की बात तो आप लोग कर रहे थे, बदलाव के लिए लड़ाई है ये आप लोगों ने कहा। हाँ, वो मीनाक्षी जी हमारी बात सुनिए, हम सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे थे, हम सत्ता आने की बात कर रहे थे। मीडिया में जो कयासबाजी चल रही थी, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये तो एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल और कौन कौन से पोल, ये तो आप लोग कर रहे थे, इसका जवाब तो आप लोग देंगे। हाँ, हम एक चीज तय है कि हम वर्तमान सत्ता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, दमखम से चुनाव लड़ रहे थे, पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे थे। जीतेंगे तो हम जीतेंगे और हारेंगे तो भी हम ही हारेंगे। चलिए ठीक है, सच बात यह है कि हम अपनी जीत को भी उसी विनम्रता से लेंगे और उसी हार को भी। जनता के सामने हमने अपना एक देखिए, विकल्प जीत को तो प्रस्तुत विनम्रता किया। से लेना ही चाहिए और हार को विनम्रता से लेने के सिवाय और कोई चारा होता नहीं है। संबित जी कुछ कहना चाह रहे हैं? संबित ये जी, भी बात आपकी ठीक है, आप मान लीजिए इस चीज को भी, लेकिन हम फिर एक चीज कह रहे हैं कि हमने जनता के सामने विकल्प रखा, उस विकल्प को लेकर के अब जनता को निर्णय देना है। जनता के निर्णय को सभी को सिरोधार्य करना है। ठीक है, अभी ठीक मैं है। फिर से कह रहा हूं, केसी त्यागी जी बड़े वरिष्ठ नेता आप हैं, बहुत जल्दी आज हम्बल सुबह हो सुबह गए तो हार मान चुके हैं। सुरेंद्र जी, आप बहुत जल्दी अच्छा एक बार humble हो जरा गए। एक बार संबित जी कुछ संबित जी कहना चाह रहे हैं। संबित जी, देखिए, अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे थे हम तो अपने ही अपना देख रहे थे, हम कहाँ देख पा रहे थे कि टीवी में क्या चल रहा है, ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल। अरे कल बैठे थे, परसों भी बैठे हुए थे और सब देख रहे थे और बोल रहे थे गए मोदी जी, गए नीतीश जी गए, अब बोल रहे हम कुछ नहीं देखे, हम कुछ नहीं सुने हैं। देखिए, हम्बल तो होना चाहिए मगर डिस्कशन भी होना चाहिए। ये तो 2013 से ही अपना देख रहे हैं। और एक बात, इसको आप अन्यथा मत लीजिएगा, मैं एक टेक्निकल विषय बताता हूं यहाँ पे। देखिए, याद करिए जब कांग्रेस का ग्रेजुअली डिक्लाइन शुरू हुआ तो अरुण जेटली जी, वो आज हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए एक शब्द का प्रयोग किया था कि कांग्रेस इज द न्यू फ्रिंज इन इंडियन पॉलिटिक्स। कि कांग्रेस जो किसी जमाने में इतना बड़ा पार्टी हुआ करता था, आज वो पार्टी श्रिंक करके न्यू फ्रिंज इन इंडियन पॉलिटिक्स है। और आज मैं कहता हूं, आज आप लोग दिखा रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों बराबरी पे खड़ी है। एक लेवल पे ऐसा भी लग रहा है कि लेफ्ट शायद कांग्रेस से आगे निकल जाएगी और महागठबंधन को बचाने का काम कांग्रेस के बजाय कम्युनिस्ट कर रही है। तो आज मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस इज फ्रिंजेस फ्रिंज। अगर लेफ्ट आज फ्रिंज है तो फ्रिंज की फ्रिंज आज कांग्रेस बन गई है। यह कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा पतन है। नहीं, इसमें ये तो आंकड़ों की बात है और ये आंकड़े ऐसा कह रहे हैं। 18 पर कांग्रेस पार्टी है और लेफ्ट पार्टीज का अगर आप स्ट्राइक रेट देखें, जितनी सीटों पर लेफ्ट लड़ी हैं महागठबंधन की तरफ से, 8 से 11 के बीच में बहुत बेहतर कर रही है। सुरेंद्र जी, हाँ, मैं दो बातें कह दूं, ये संबित जी ने अभी कुछ समय पहले भी मुझसे कहा, तो मैं आपको इनको सिर्फ एक बात का जवाब देना चाहता हूं कि हमने अपनी पार्टी का न कभी रूपांतरण किया, न कायांतरण किया, न कभी किसी में विलय किया। आप लोग जनसंघ से विलय करके जनता पार्टी में आए और जनता पार्टी से आप लोग भाजपा बने। उसके बाद 1984 में 2 सीटों पर थे आप। आपको ये याद नहीं है और आपको सिर्फ सत्ता प्राप्त करना ही कांग्रेस का या सत्ता के विरोध में रहना ही फ्रिंज दिखता है। सच बात यह है कि मध्य प्रदेश कौन जीता था, राजस्थान कौन जीता, छत्तीसगढ़ कौन जीता, झारखंड कौन जीता, महाराष्ट्र कौन जीता, कर्नाटक कौन जीता, पंजाब कौन जीता। और जहां पर हम लोग मुख्य विपक्षी दल में, वहां पर आपको नहीं दिखाई दे रहा। लोकतंत्र में आपको सिर्फ अच्छा, सुरेंद्र जी, करके अगर सत्ता ही बनाना बिहार जीत रहे है हैं तो क्या? आपको ये आपको सत्ताधारी चीजें मुबारक। अब ये जो फ्रिंज एलिमेंट, अब आपने उनको सत्ता ही मुबारक कर दी तो फिर क्या रह गया? ये चुनाव के नतीजों के दिन आपने आपको सत्ता मुबारक। ये कुनीति है, ये राजनीति नहीं है। संबित जी, जिस समय तरीके से बिल्कुल आप नहीं है, लोग बहुत सत्ता शॉर्ट प्राप्त रिएक्शन, करते बहुत हैं। शॉर्ट रिएक्शन। सौरभ जी, अभी यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि हमने रूपांतरण किया, हमने कायांतरण कर लिया और हम जनसंघ थे, हम बीजेपी बन गए। अरे भैया, हमने कम से कम अपने आप को अल्फाबेट में तो नहीं बांटा। कांग्रेस पार्टी A to Z में बट गई। ए कांग्रेस, बी कांग्रेस, सी कांग्रेस, डी कांग्रेस, आई कांग्रेस। चलिए, ये विवाद खत्म होने वाला नहीं है। अभी फिलहाल हमें इंतजार करना होगा बिहार के नतीजों का। संबित जी, सुरेंद्र जी, और ये महाराष्ट्र में आपने कब सरकार बना लिया? ये बोल रहे थे महाराष्ट्र में हमने सरकार कौन जीता? अच्छा, लौटेंगे ना बिहार पर ही लौटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये विवाद सौरभ यहाँ खत्म होने वाला नहीं है और इंतजार तो हमें नतीजों का करना ही होगा। और जैसे संबित पात्रा भी कह रहे थे, आज तो रात तक की तैयारी करनी होगी। ये तो बिहार का इलेक्शन बाकी अमेरिका का इलेक्शन बन गया है, तो ये कहना पड़ेगा। अगर ये नतीजे वाकई देर शाम तक आज जा रहे हैं, गिनती पता नहीं वोटों की कब जाकर के खत्म होगी। 129 एनडीए, 103 महागठबंधन। लौटते हैं।